हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ओम का नियम और किरचॉफ का नियम। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि ओम का नियम क्या होता है और किरचॉफ के नियम क्या होते हैं। दोनों नियमों को देखेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि ओम का नियम क्या है और किरचॉफ का नियम क्या है। बहुत ही सिंपल तरीका से आपको समझ जाएगा। जिस प्रकार से आपको गॉस का नियम समझाया गया है उसी प्रकार से आपको ओम का नियम, किरचॉफ का नियम समझाया जाएगा। आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, अपनी भाषा में सारी लैंग्वेज आपको लिखवाई जाएगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के उन पिछली वीडियो को देख लीजिए, जिससे मैंने आपको बताया है कि ओम का नियम क्या है और कूलॉम का नियम क्या है। और भी मैंने जितनी भी डेफिनेशन है वो बता रखी है, आप डेफिनेशन देख लीजिए। जो भी इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए वो सारी की सारी डेफिनेशन मैंने लेक्चर वाइज आपको प्रोवाइड करा दी है। आप जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है नहीं। उस प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिए, वहां पर आपको लिखा होगा 75 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यानी कि उसके थंबनेल पर लिखा हुआ होगा, ठीक है नहीं। आप वहां से देख सकते हैं, ठीक। तो आज के इस वीडियो में ओम का नियम और किरचॉफ का नियम देखने वाले हैं। बस चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं ओम के नियम की। किसकी बात करते हैं? ओम का नियम। ओम, ओम का नियम। अब ओम का नियम क्या है समझिए। सबसे पहले ओम का नियम है क्या कि ओम एक वैज्ञानिक थे। ओम क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो वो धारा किस पर निर्भर करती है? वो वोल्टेज पर निर्भर करती है। कैसे? आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक चालक लिया, ये चालक ले लिया इस प्रकार से। इस चालक में जब धारा प्रवाहित करेंगे, इस चालक में क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। अब कहां से आप देख सकते हैं, यहां से हम इसको वोल्टेज दे रहे हैं। क्या दिया हमने? वोल्टेज। तो यहां से इसको हमने वोल्टेज दिया। जब इसको वोल्टेज दिया जाएगा, जब इसको वोल्टेज दिया जाएगा यहां से, तो क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है। जब यहां से वोल्टेज देंगे तो क्या होता है कि इसमें धारा का प्रवाह होता है। क्या होता है? इसके अंदर धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, यहाँ पर धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। इसके अंदर धारा प्रवाहित होती है। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए यहाँ से वोल्टेज पे लगेगा, तो आपको पता है जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इस चालक पर, इसके सिरों पर जब वोल्टेज बढ़ेगा तो वैसे वैसे धारा भी बढ़ती जाएगी। क्या होगी? धारा बढ़ती जाएगी। ठीक है नहीं। तो जैसे जैसे हम चालक का वोल्टेज बढ़ाते हैं, यानी कि चालक के सिरों का वोल्टेज बढ़ाते हैं, वैसे वैसे धारा के मान में परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी धारा भी बढ़ती है। इसका मतलब ये है, वोल्टेज बढ़ा तो धारा भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि जो विभव है ना, वो धारा की समानुपाती है। कैसा है? धारा की समानुपाती। कहने का मतलब जो विभव होता है वो धारा के समानुपाती होता है। यही तो ओम ने बताया था। ओम ने क्या बताया था कि जो विभव होता है ना, किस चालक के सिरे पर जो विभवांतर लग रहा है, वोल्टेज जो लग रहा है, वो धारा के समानुपाती होता है। ये ओम ने बता दिया था। ठीक है नहीं। तो ये जैसे मान लीजिए आप वोल्टेज को आप बढ़ाओगे, वोल्टेज आपका बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ने पर धारा भी बढ़ेगी। ठीक है ना। अब इन्होंने एक चीज बताई थी कि ये स्थिति कब, पता है कब उत्पन्न होती है? जब आपके चालक का, हम इस चालक का मतलब ये है कि विमाओं में कोई परिवर्तन ना करें। विमा, विमा में परिवर्तन ना करें। दूसरा, इसके जो तापमान है, तापमान, तापमान में कोई परिवर्तन ना करें। जिस ताप पर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है उसी ताप पर करना है और उसी विमा पर करना है। चालक की जो लंबाई है, मान ली चालक की लंबाई आपने एल ली, ठीक है नहीं, तो एल ही रहनी चाहिए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए था तो ए ही होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना है उसी तार पर आप चाहे कितने भी एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा, जैसे ही आप यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो यहां आ जाएगा आर। तो यहां पर क्या आएगा? आर आएगा, आर आई। ठीक है नहीं। और ये आर जो होता है, ये क्या होता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक। क्लियर? समझिए, पहले आपको सारी कुछ जो थ्योरी है वो लिखवाई जाएगी, पहले समझिए। तो ये जो आर है, ये आर क्या है? एक नियतांक है जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
प्रतिरोध बोला जाता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट। धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, जो धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है। तो देखिए ओम ने क्या बताया, जब किसी चालक के सिरों पर हम विभवांतर लगाते हैं तो उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा विभवांतर के क्या होती है? वोल्टेज के समानुपाती होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वोल्टेज बढ़ने पर धारा का मान भी बढ़ता है। तो इसमें जो संबंध आता है वो कैसा आता है? इसमें संबंध जो आता है वो समानुपाती का संबंध आता है। क्लियर? आप यहां से देखिए, अगर आप यहां से आर निकालोगे तो निकल के आएगा वी अपॉन आई। क्या निकल के आएगा? वी अपॉन आई। ये आपका निकल के आया आर की वैल्यू, यहां से निकालेंगे। और ये आपका ओम का नियम है, ठीक है नहीं, यहां से है ओम का नियम। आप देख सकते हैं कि इसमें जो संबंध होता है समानुपाती का संबंध होता है। आर बराबर वी अपॉन आई। अगर आप वी का मान बढ़ाओगे तो आई भी बढ़ेगा। इसका मतलब यह कि साथ साथ बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? साथ साथ बढ़ेंगे। तो ये आपका क्या होता है? इसका फॉर्मूला वगैरह होता है। क्लियर? तो ओम ने बताया था जब किसी चालक की भौतिक अवस्था या ताप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो उसके सिरों पर जो लगने वाला विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब यह है, जब किसी चालक की विमा या तापमान में, आप ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी चालक की विमा तथा तापमान में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। यही क्या था? ओम का नियम था। क्या था? सुनिए पहले ध्यान से। किसी चालक के विमा तथा तापमान में परिवर्तन किए बिना उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती होता है। ठीक है नहीं? यही क्या था? ओम का नियम था। ठीक, वहां से आपका निकल के आया ये तुम्हारा। ठीक है नहीं? इस प्रकार से। तो चलिए मैं यहाँ पर इस लैंग्वेज को लिख देता हूं, उसके बाद आप उसको कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट, आपको जो लैंग्वेज लिखनी है वो किस प्रकार से लिखनी है? लिखना है कि जब किसी चालक की विमा व तापमान में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही क्या होता है? ओम का नियम होता है। और आपको इस प्रकार से एक डायग्राम बनाना है और इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है नहीं? इसका मतलब वी प्रोपोर्शनल आई होता है। यानी कि माना अगर चालक के सिरों पर लगने वाला जो विभवांतर है वो वी है और उसमें प्रवाहित धारा आई है, तब क्या हो जाएगा? वी प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा। यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ आर आ जाएगा। आर एक नियतांक होता है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। जिसका जो मात्रक होता है ना, इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक है नहीं? और ओम का जो प्रतीक होता है वो इस प्रकार से होता है। क्लियर? इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब बी बराबर होता है आई आर, ये आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आर बराबर यू अपॉन आई होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये था ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम ने बस यही बताया था कि अगर हम किसी चालक के सिरों पर जो विभवांतर लगा रहे हैं वो हमेशा क्या रहता है, उसका और उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात है ना वो नियत ही रहता है। परंतु उसकी चालक की ना तो विमा बदलनी चाहिए और ना तो लंबाई, यानी कि लंबाई मतलब विमा का मतलब यही होता है कि लंबाई और अनुप्रस्थ कार्यक्षेत्र पर नहीं बदलना चाहिए। और तापमान जितने पर कर रहे हो, कमरे के टेम्परेचर पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आप उसी टेम्परेचर पर 3-4 रीडिंग लीजिए और 3-4 रीडिंगों में आप देखेंगे तो वो मान जो आएगा वो आर का मान आएगा, वो नियत आएगा। क्या आएगा? नियत आएगा। जो आर एक नियतांक है उसकी वैल्यू क्या आएगी? एक फिक्स आएगी, नियत आएगी। ठीक है, तो यानी कि चाहे आप इसको कितना भी बढ़ा दीजिए और चाहे इसमें धारा जितनी बढ़ेगी, क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी ना, तो धारा भी बढ़ेगी। आप इस वोल्टेज को कितना भी बढ़ा दीजिए परंतु फिर भी आपका जो मान आएगा वो नियत आएगा। जब आप इसको एक ही टेम्परेचर पर, एक ही विमा पर इसका रीडिंग लेंगे, 2-4 रीडिंग, 3-4 रीडिंग लेंगे, तो आपका जो आर का मान आएगा वो नियत आएगा। क्लियर? तो यही क्या था? ओम का नियम था। यानी कि चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है जब चालक की विमा ना बदली जाए और तापमान ना बदला जाए, है ना? यही तो है। तो ये ओम का नियम है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसका एक ग्राफ समझाने वाला हूं, उसके माध्यम से कोई क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं वी आई ग्राफ। क्या होता है? ओम का जो वी आई ग्राफ होता है, मैं यहां लिख देता हूं वी आई ग्राफ।
अब वी आई ग्राफ देखेंगे यहाँ पर, ठीक है नहीं। ओम का जो वी आई ग्राफ होता है वो क्या होता है आप समझिए। वी आई ग्राफ बनाने के लिए आपको ऐसे करके खींचना पड़ेगा, दो लाइन खींचना पड़ेगा इस प्रकार से। एक तरफ लेना पड़ेगा आपको एक्स लेना पड़ेगा, एक तरफ आपको वाई लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा? वाई लेना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शन में आपको क्या लेना है? एक्स डायरेक्शन में आपको लेना है धारा को, क्या लेना है? धारा को लेना है। और वाई डायरेक्शन में आपको लेना है वोल्टेज को, क्या लेना है? वोल्टेज को, वी को लेना है। क्लियर? इस प्रकार से लेना है। अब देखिए यहाँ पर तो जीरो है इस प्रकार से। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो वी जो होता है, वी जो होता है वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है आई के। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज बढ़ने पर धारा बढ़ेगी। तो मैं इसकी वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे धारा बढ़ेगी। तो इसमें जो ग्राफ बनता है वो धारा वो कैसा बनता है? इसका जो स्लोप होता है, इसकी ढाल जो होती है वो कैसी आती है? वो एक सीधी रेखा आती है इस प्रकार से, ऐसे करके एक रेखा आएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो बनता है कोण उसे हम थीटा बोलते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप टेन थीटा निकालोगे तो किस प्रकार से आएगा? आप यहाँ पर एक काम कीजिए, या लंब डाल दीजिए। तो यहाँ पर आप टेन थीटा निकालोगे कैसे निकल जाएगा? इसकी जो ढाल है वो कैसे निकल के आएगी? इसकी जो ढाल निकालोगे वो कैसे निकल के आएगी? आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे धारा भी आपकी क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ का देखेंगे तो यहाँ पर धारा अलग होगी, यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा? अलग होगा। तो अगर आप यहाँ पर टेन थीटा निकालोगे तो निकल के आएगा टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब तो ये हो गया, और लंब क्या है? वी है आपका। तो वी अपॉन आधार कितना है? आई है। तो इस प्रकार से आई हो जाएगा, वी अपॉन आई हो जाएगा। क्लियर? तो टेन थीटा निकल के आया आप किसके बराबर? आप देख सकते हैं वी अपॉन आई के। और यही किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है ना। तो इसका मतलब यह है कि यही तुम्हारा जो होता है वो किसके बराबर होता है? आर के भी बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि स्लोप पे भी निर्भर करता है, ढाल पे, यानी कि इसकी जो ढाल है उस पे भी निर्भर करता है आपका ये प्रतिरोध जो होता है। तो हम कह सकते हैं जो टेन थीटा है ना, वो टेन थीटा आर के बराबर होता है। क्लियर? यानी कि थीटा जितना होगा उतना ही आपका प्रतिरोध होगा। क्या होगा? प्रतिरोध होगा। कहने का मतलब ये है इससे, ठीक है। अब आप समझिए कैसे। आप एक क्वेश्चन समझिए इसका, ऐसे करके आपका ग्राफ दिया है। इसमें एक चालक आपका समझ लीजिए, एक ये है और एक चालक ये वाला है। मान लीजिए ये ए है और ये आपका बी है। क्लियर? इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और इसमें इसका जो कोण है इस वाले का वो थीटा 1 है, और इस वाले का जो कोण है वो कितना है? थीटा 2 है। अब आपसे कहा जाता है कि बताइए किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? तो आपको प्रतिरोध निकालना है। तो आपको समझिए कि इस वाले में आप टेन थीटा लगाओगे तो क्या आएगा? तो आएगा आपका टेन थीटा 1 है, इसमें 1 है। तो ये आपका लंब यानी कि ये विभव होता है, आपको पता है ये विभव होगा। तो इसको V1 ले लीजिए, और इसका जो धारा है उसे I1 ले लीजिए, ठीक है नहीं। ऐसे ही आप इसको लेंगे यहाँ पर, इस वाले को यहाँ पर लेंगे तो इसका जो कोण बन रहा है, और इसकी हम धारा लेते हैं I2, और इसका जो विभव लेंगे हम उसको V2 लेंगे। क्या लेंगे? V2 लेंगे, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ये है, इसमें ये V2 है। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे पहले लगाइए तो निकल के आएगा V1 अपॉन में I1। क्लियर? इस प्रकार से। अब आप इसका देखेंगे तो कितना है कि यहाँ पर टेन थीटा 2, ये कितना हो जाएगा? V2 अपॉन में I2। क्लियर? इस प्रकार से। अब आप यहाँ पर देखिए कि थीटा 1 और थीटा 2 किसका कोण ज्यादा है? आप देखेंगे तो ये देखिए ये सभी किसके बराबर होंगे? R1 के बराबर होगा, ये R2 के बराबर होगा। अब आपने पढ़ रखा है कि टेन थीटा जो होता है वो R के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो टेन आपका जो दिया है, टेन थीटा 1 जो दिया है वो किसके बराबर होगा? R1 की। और यहाँ पर जो टेन थीटा 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा? R2 के बराबर होगा। क्लियर? तो आप देखिए किसका कोण बड़ा है? कोण जिसका बड़ा होगा ना वो उसका क्या हो जाएगा? यानी कि प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो आप देखिए थीटा 1 जो है वो थीटा 2 से आप देखेंगे छोटा है, थीटा 2 ज्यादा बड़ा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये वाला तो बड़ा होगा ना। तो इसका मतलब यह है कि जो थीटा 2 है ना, टेन थीटा 2 जो है वो बड़ा है टेन थीटा 1 से। तो इसका मतलब यह है कि जो R2 जो होगा वो बड़ा होगा R1 से। क्लियर? इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर ए वाले चालक का जो प्रतिरोध होगा वो ज्यादा होगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा I2 का ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट? तो इस प्रकार से इसका क्या बनता है? ग्राफ बनता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इसका मान निकाला जाता है। ठीक है, इसको भी एक बार देख लीजिए ताकि आपको कहीं होकर के इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका छूटे नहीं। ठीक है स्टूडेंट? तो ये होता है आपका जिसका कोण ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा।
जिसका कोण ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। हमने इसमें लगाया tan थीटा 1 बराबर V1/I1, उसके हिसाब से जो धारा है उसका विभव है वो लिया है हमने यहाँ पर, और इसके हिसाब से इसका जो विभव है वो धारा है वो हमने यहाँ पर लिया है। इसका प्रतिरोध R1, इसका R2 मान लिया है। तो आपने पढ़ रखा है कि tan थीटा होता है R के बराबर, तो tan थीटा 1 जो होगा अब R1 के बराबर हो जाएगा, tan थीटा 2 जो होगा वो R2 के बराबर हो जाएगा। अब आपने पढ़ा है कि जिसका कोण ज्यादा होता है, जिसका कोण ज्यादा होगा वही क्या होगा, मतलब यह है कि आर किस पर निर्भर कर रहा है, थीटा पर। थीटा ज्यादा होगा तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। तो आप देखिए थीटा 2 ज्यादा है थीटा 1 से, थीटा 2 जो है, जो थीटा 2 जो है वो ज्यादा है थीटा 1 से। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर tan थीटा जो 2 है वो ज्यादा होगा tan थीटा 1 से। तो इसका मतलब R2 जो है, R2 जो आपको दिखाई दे रहा है ये R2, वो R2 ज्यादा होगा R1 से। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हो गया ओम का नियम। स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको ओम का नियम समझ में आ गया होगा कि ओम का नियम होता क्या है। चलिए अब हम किरचॉफ के नियम के बारे में देख लेते हैं। इसको तैयार करते चलना, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं किरचॉफ के नियम के बारे में। किरचॉफ जो थे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, जटिल परिपथों को हल करने के लिए अपना दो नियम दिए थे। इनके दो ही नियम हैं, किरचॉफ के दो नियम हैं, ठीक है नहीं। किरचॉफ ने अपने यानी कि वैद्युत जो परिपथ होते हैं उनके जटिल परिपथों को हल करने के लिए अपना नियम दिए थे। इन्होंने दो नियम दिए थे। कितने दिए थे? दो नियम दिए थे। किरचॉफ का जो पहला नियम है स्टूडेंट वो क्या है समझिए। सबसे पहले तो आपको इतना तो पता पड़ा किरचॉफ का नियम क्यों दिया गया था, जटिल परिपथों को हल करने के लिए किरचॉफ ने अपने दो नियम दिए, ठीक है नहीं। तो पहला नियम आप समझेंगे सबसे पहले, तो प्रथम नियम, प्रथम प्रथम नियम हेडिंग लगाएंगे आप, प्रथम नियम। प्रथम नियम को हम संधि का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि का नियम, संधि का नियम। इसी को हम धारा नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा नियम। जैसे मैं बता रहा हूं उसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। शॉर्ट में इसको लिख देते हैं केसीएल नियम। क्या बोलते हैं? केसीएल बोल देते हैं इसको। तो इसे संधि का नियम भी बोला जाता है, या इसे हम धारा नियम भी बोलते हैं। क्लियर? पता होना चाहिए आपको इतना तो, ठीक। तो आपको जब ये पता होगा तो आपको दिक्कत नहीं आई कहीं पर भी करने में। अच्छा, संधि का नियम कहता क्या है? देखिए संधि का नियम ये कहता है कि संधि, संधि यानी कि मिलन, यहाँ पर धाराओं का मिलन होता है, उसे बोलते हैं संधि। यहाँ पर धाराएं मिल रही हैं वो संधि कहते हैं। संधि का मतलब यही तो होता है। तो यानी कि इसमें ये होता है संधि पर आने वाली धारा तथा संधि से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य। मतलब आप करेंगे संधि पर आने वाली धारा तो संधि से जाने वाली धारा सदैव बराबर होती है। इतना आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये नियम कहता है आपका कि संधि का नियम क्या कहता है? संधि का मतलब ये है कि यहाँ पर संधि हो रही हो धारा की, जितनी धारा संधि पर आएगी उतनी ही धारा जाएगी। जैसे मान लीजिए इधर से दो तार आए और इधर से एक तार गया, तो दो तारों से जो लाइट आएगी यानी करंट आएगा वो करंट एक तार से जाएगा, है ना। पर होगा तो वे दोनों तारों के बराबर, एक तार के अंदर करंट। तो ऐसे ही यहाँ पर धारा मिल रही है उसे बोलते हैं संधि। और यहाँ से आ रही है, ये आ रही है तो उसे बोलते हैं आने वाली धारा, जा रही है जाने वाली धारा। तो आने वाली धारा जाने वाली धारा के सदैव बराबर होती है। या आप कह सकते हैं या आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। यही संधि का नियम है। तो आप लिखिए, चलिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूं, ठीक है। देखिए पहला नियम क्या कहता है, संधि का जो पहला नियम है वो क्या कहता है? संधि का पहला नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार संधि पर आने वाली धारा तो संधि से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। यानी सिग्मा आई जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। यानी कि जितनी भी धारा आएगी उतनी ही धारा जाएगी। तो आप समझिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ एक चित्र के माध्यम से। ये मान लीजिए एक तार आया, यहाँ से एक तार आपका इस प्रकार से आया, ठीक है नहीं, और एक तार आपका इस प्रकार से है। यहाँ से एक तार इस प्रकार से गया, एक तार ऐसे गया, ठीक। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से धारा आ रही है इस प्रकार से, आप देख सकते हैं इस प्रकार से धारा आ रही है। क्लियर? यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से चलिए एक और तार यहाँ पर देख लेते हैं, इस प्रकार से। क्लियर? तो यहाँ से धारा आ रही है और यहाँ से भी मान लीजिए धारा आ रही है इस प्रकार से, और यहाँ से जा रही है बाहर, ठीक। जो तीर संधि की तरफ है इसका मतलब वो धारा आ रही है, तो इसको मान लेते हैं I1 और इसको मान लो तुम I2 और इसको मान लीजिए आप I3 और इसको मानो आप I4 और इसको मान लीजिए I5 और इसको मान लीजिए I6। क्लियर? तो संधि पर जो धारा आ रही है ये है संधि,
तारों की संधि, तारों को जोड़ करके बनाया जाता है, जैसे बोलेंगे संधि बोलेंगे, ठीक है। अब संधि पर जो धारा आ रही है, जितनी धारा आ रही है संधि से उतनी धारा तो जाएगी, तो आप यहाँ पर लिखिए संधि पर आने वाली धारा, यानी आने वाली धारा, ठीक है नी, संधि पर आने वाली धारा, संधि पर आने वाली धारा, आने वाली धारा कौन सी बताइए। आने वाली धारा का अगर आप देखेंगे तो वो है आपकी I1 प्लस I2 प्लस I3 और प्लस I4, ये आपकी आने वाली धारा है, क्लियर। और संधि से जाने वाली धारा कौन सी है, वो है आपकी I5 और I6। तो संधि से जाने वाली धारा, संधि से जाने वाली धारा, संधि से जाने वाली धारा, संधि से जाने वाली धारा कौन सी है, संधि से जाने वाली धारा है आपकी I5 प्लस I6, क्लियर। इस प्रकार से तो संधि पे आने वाली धारा है आपकी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, और संधि से जाने वाली धारा जो है वो कितनी है, I5 प्लस I6 है। तो यहाँ पर ये कहता है कि संधि पर, इस नियम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनका बीजगणितीय योग होगा ना, वो क्या होगा, शून्य होगा, परंतु आप इसको चिन्ह के साथ लेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि संधि से जाने वाली धारा और संधि से आने वाली धारा ये बराबर होगी नहीं होगी, आप खुद देखिए ना, जितनी धारा आ रही है उतनी धारा जाएगी, उतनी ही तार से, तो मतलब तार बेशक कम है पर धारा तो उतनी ही जाएगी ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आने वाली धारा, आप यहां पर लिख सकते हैं आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली धारा की, जाने वाली धारा। तो आने वाली धारा कौन सी है, आप लिखिए यहां पर, आने वाली धारा है आपकी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, और जाने वाली कौन सी है, I5 प्लस I6, ठीक है। इस प्रकार से है। अब इसको अगर आप पक्षांतर करिए इधर की साइड तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो I5 माइनस की I6 बराबर 0। तो यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ये बीजगणितीय योग, यही तो है सिग्मा आई, यानी बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो इसी को हम बोलते हैं सिग्मा आई। क्या बोलते हैं इसी को हम, सिग्मा आई बराबर 0, ठीक है नहीं। तो संधि पर आने वाली धारा तो संधि पर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, सदैव शून्य होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। यही है आपका संधि का नियम, हम कह सकते हैं इसको, यानी कि संधि पर आने वाली धारा तो संधि से जाने वाली धारा सदैव कैसी होती है, बराबर होती है, या हम कह सकते हैं संधि पर आने वाली धारा तथा संधि पर जाने वाली धारा, संधि से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं ये वाला आपका जो नियम है समझ में आ गया होगा। इसे हम केसीएल नियम भी कहते हैं, इसे हम धारा का नियम भी कहते हैं, इसे हम प्रथम नियम भी कहते हैं किरचॉफ का, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन वगैरह आता है कैसे, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर दिया गया था, मान लो मैं आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर करके दिखाता हूँ, पहले आप इसको हटाइए और मैं इसके बाद इसको क्वेश्चन बताता हूँ। स्टूडेंट आप देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये किरचॉफ का संधि का नियम है, यानी कि धारा पर संधि जो हो रही है उससे संबंधित एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आप जी पहले देखिए कि यहाँ पर नियम लगाएंगे संधि पर कितनी धारा आ रही है, तो आप देखेंगे ये भी धारा आ रही है, 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 और यहाँ पर देखिए धारा जा रही है, ठीक है। यहाँ देखिए आ रही है, ठीक है नहीं, और यहाँ से फिर जा रही है, तो इसका मतलब ये कि संधि पर आने वाली धारा कितनी है, आप जोड़िए सबको। तो संधि पर आने वाली धारा है आपकी 6A, मतलब 6 खाली, ठीक है, एम्पियर है, ये 6 एम्पियर, 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप जोड़िए इसको, ये जगह 5 प्लस 4 प्लस 3, ये किसके बराबर होगा, जो धारा यहां से जा रही है, हमें तो आई का मान निकालना है कि इस तार से कितनी धारा जाएगी, तो जितनी धारा यहां से जा रही है उसको लिखिए। तो आपको 10 प्लस 6 प्लस आई, ठीक है नहीं, आई निकालना है, जोड़ दीजिए 6 5 11 और ये 15 16 17 18, तो ये होगा 18 बराबर कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 प्लस आई हो जाएगा। आई आपको निकालना है तो 18 में से घटाना पड़ेगा 16 को, तो आ जाएगा आपका आई कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर निकल के जाएगी। इसका मतलब इस तार से जो धारा जाएगी कितनी होगी, वो 2 एम्पियर की धारा होगी, कितनी होगी, 2 एम्पियर की धारा होगी। क्लियर, तो इसी प्रकार से आपका क्या आता है, एक न्यूमेरिकल आता है किरचॉफ के संधि के नियम से संबंधित।
ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं सेकंड लॉ इसका देखते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं दूसरे नियम की, यानी कि लूप का नियम या वोल्टता का नियम कहते हैं, इसे केवीएल नियम भी कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है नहीं, इसे वोल्टता का नियम भी कहा जाता है, लूप नियम कहा जाता है, और इसे दूसरा नियम भी कहते हैं किरचॉफ का। ठीक है, अब किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है? ठीक है, किरचॉफ का जो दूसरा नियम कहता क्या है? किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है? एक लूप पर आधारित होता है। अच्छा देखो, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आप लिख लीजिए। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पे आधारित है? आवेश संरक्षण पर। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, क्योंकि उसमें आवेश संरक्षित रहता है, नष्ट नहीं होता है, जितना आया है उतना ही जाएगा। ठीक है ना, तो उसको लिख लेना कहीं नोट पॉइंट से। ठीक है नहीं, और इसमें देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है वोल्टता का नियम, ये लूप नियम है, और ये एक बंद लूप पर ही लागू होता है। किस पर लागू होता है? एक बंद लूप पर ही लागू होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए समझिए। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बंद लूप पर ही लागू होता है, तो यहाँ एक लूप मानना पड़ता है। तो ये नियम बता कहता क्या है? ये नियम कहता है कि ये जो वोल्टता आपको लग रही है, यहाँ पर लग रही है विद्युत वाहक बल ई कहते हैं इसको, और ये E2 है। जब यहाँ से निकलेगा तो ये वोल्टता यहाँ पर दिखने को मिलेगी इन पर, तो ये पूरी वोल्टता इन पर जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये कि जो वोल्टता इन्होंने इसको दी है ना, तो इसकी वोल्टता, यहाँ से धारा कितनी जा रही है आपकी? धारा जा रही है आई। कितनी जा रही है यहाँ से भाई? धारा जा रही है आई। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो ये वोल्टता है आपको दिखाई दे E1 प्लस E2 जो है वो किसके बराबर होगी? वो होगी IR1 प्लस IR2 के बराबर होगी। ठीक है, ये वोल्टता का नियम कहता है। ठीक है नहीं, यानी कि जो धारा यहां से जा रही है, अब देखिए क्या होता है, V बराबर क्या होता है? IR। ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो I का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ वोल्टता निकल आएगी, यहाँ पे भी वोल्टता निकल आएगी। इन दोनों वोल्टताओं को जोड़ेंगे, वो इन दोनों की वोल्टता के योग के बराबर होगा ऐसा ही होगा। ठीक है नहीं, तो किरचॉफ का नियम ऐसे ही कहता है। क्या कहता है? किसी बंद लूप में लगे विभिन्न खंड के प्रतिरोधों की वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। ठीक है नहीं, इस प्रकार से क्या कहते हैं, यही किरचॉफ का दूसरा नियम होता है। क्या होता है? देखिए क्या कहता है ये नियम ये कहता है कि किसी बंद लूप, क्योंकि ये लिए लूप पे लागू होता है, इसलिए किसी बंद लूप में लगी विभिन्न खंड, यानी किसी बंद लूप में लगे विभिन्न खंडों के प्रतिरोधों की वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे समस्त सेलों के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। ये कहता है किरचॉफ का दूसरा नियम, या आप कह सकते हैं किसी बंद लूप में लगी समस्त वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है ना। कहने का मतलब शून्य होता है, यानी कि अगर इसको आप इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस IR1 और माइनस IR2। तो आप खुद यहां से दे सकते हैं वो किसके बराबर हो गया? 0 के। जैसे आपका किरचॉफ का नियम था उसी प्रकार से तो कह सकते हैं समस्त वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। चलिए मैं यहाँ पर जो दूसरा नियम है यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको नोट कर लीजिए। जो मैंने अभी आपको बताया है वही होता है, यानी कि ये जो वोल्टताएं हैं, ये दोनों वोल्टताएं, ये दोनों वोल्टता यहाँ से धारा देंगी, और ये धारा जब यहाँ देंगे इसमें से जाएगी। ये प्रतिरोध है यहाँ पर लगे हुए हैं, चालक है नहीं। अब यहाँ पर वोल्टता लगेगी, इसके कारण भी वोल्टता होगी, इसके कारण भी वोल्टता होगी। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के कारण यहाँ पर क्या होगी? वोल्टता होगी, और यहाँ पे भी होगी। तो इसका मतलब ये कि ये इतनी वोल्टता दे रहे हैं, E1 और E2 ये दो सेल हैं, ये दोनों सेल जितनी वोल्टता दे रहे हैं वो यहाँ पर खर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इनकी सिरों की जो वोल्टता होगी ना, इसके सिरों की वोल्टता उनका योग करेंगे ना, वो इनकी वोल्टता के योग के बराबर होगा, है ना। वहीं से तो होगा इसी प्रकार से। तो वही हमने यहाँ पर लिखा E1 प्लस E2 बराबर IR1 प्लस IR2। क्योंकि IR1 क्यों होता है? क्योंकि V बराबर होता है IR, तो वोल्टता निकालते हैं तो V बराबर होता है IR ओम के नियम से। तो I के गुणा करेंगे R1 में तो इसकी वोल्टता निकल आएगी, इस वाले की निकालनी है तो I का गुणा कर दीजिए R2 में, तो इस प्रकार से निकल आएगी। क्लियर? चलिए अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस नियम को और आप उसको नोट कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट, ये नियम क्या कहता है आप इसको लिख लीजिए। क्या कह रहा है? किसी बंद लूप में लगे विभिन्न खंडों की प्रतिरोधों की वोल्टता का बीजगणितीय योग, ये जो आप प्रतिरोध लगे हैं इनकी वोल्टता का बीजगणितीय योग उस लूप में लगे समस्त सेलों के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कुल विद्युत वाहक बल के बराबर, यानी कि वोल्टता के बराबर होता है। तो ये होता है सिग्मा ई बराबर सिग्मा IR, जो विभिन्न खंड लगे उनका योगफल और इनका योगफल के बराबर होगा। ठीक है नहीं, क्योंकि बराबर होता है।
अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहो तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, यानी कि जो सिग्मा ई जो है माइनस सिग्मा, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा आई आर, और करेंगे तो आपका निकल के आएगा 0। कहने का मतलब ये है कि समस्त वोल्टताओं का विवर्त योग, जो समस्त वोल्टता हैं उनका समस्त वोल्टताओं का विवर्त योग जो होगा वो 0 होगा, ये भी हम कह सकते हैं। क्लियर, इस प्रकार से। तो ये है आपका किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, यानी किसी विभिन्न खंडों यानी किसी बंद लूप, इसके लिए एक बंद लूप की आवश्यकता होती है, आपको पता होना चाहिए। इसको एक लूप मानना पड़ता है ए बी सी डी, ठीक है नहीं, फिर दोबारा वहीं पर, तो यानी एक पूरा एक लूप यहाँ पर लेना पड़ता है, एक बंद लूप पर ही काम करता है। इस नियम को लगाते किस प्रकार से हैं वो हम देखेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आप नहीं जानते हैं इसको लगाना तो आप जाकर के सर्च कर लीजिए, मैंने इसका किरचॉफ के बारे में एक वीडियो डाल रखा था, उसमें नियम किस प्रकार से लगाते हैं बता रखा है, आप जाकर के देख लीजिए, आप इसको लगाना सीख जाओगे। ठीक है, उसकी चिन्ह पर पार्टी होती है और वहां पर देख लीजिए। ये तो केवल आपका बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से ये नियम लिखे जाएंगे उसके लिए आपको ये बताया गया है। क्लियर, तो इस प्रकार से होता है। और यह जो नियम है दूसरा नियम, ये किस पर आधारित है, ये जो नियम दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आप देखिए यहाँ पर जितनी ऊर्जा यहाँ से बन रही है वो ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है और इनकी योग के बराबर हो रही है, तो यहाँ ऊर्जा संरक्षित रहती है, नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदल जाता है यहाँ से यहाँ पर। ठीक है नहीं, यहाँ पर जो वोल्टता है विद्युत भाग पर, यहाँ पर देखिए रासायनिक ऊर्जा है वो क्या बन रही है, वोल्टता बना रही है, यहाँ पर बन रही है वोल्टता, उसके बराबर हो रहा है। क्लियर, तो ये है आपका दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, किसी बंद लूप में लगे विभिन्न खंडों के प्रतिरोधों की वोल्टता का बीजगणितीय योग, जो प्रतिरोध यहाँ पर लगे हैं इनकी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, लूप में लगे समस्त सेलों के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी सिग्मा ई बराबर होता है सिग्मा आई आर, यानी सिग्मा आई आर किसका, इसका और इसका योग, ठीक है ना, वो लिया है, और इसका और इसका योग ये वाला लिया है, तो इसके बराबर होता है। ठीक, तो वही होता है, इस प्रकार से आप लिख करके आना है। या आप कह सकते हैं किसी बंद लूप में लगे विभिन्न खंडों की समस्त वोल्टताओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो 0 होता है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं आपको किरचॉफ का नियम, ओम का नियम क्लियर तरीका समझ में आ गया होगा। और अगर ये लगाना सीखना है तो आप जाकर के चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है किरचॉफ का नियम, वहां पर जाकर के दे सकते हैं, बिल्कुल चिन्ह पर पार्टी के साथ आपको समझाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।